आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहले माइंड मैप है ना। माइंड मैप यानी कि ये पढ़ना क्यों है, क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है तो कितना परसेंट, है ना। इन तमाम चीजों को पहले हम लोग समझेंगे, ये जानना जरूरी होता है। और जो आप लोगों को मैं यहाँ पर आज लिखवाने वाला हूं वो सब आप लिखेंगे। देखो, प्रीलिम्स में बहुत लेस चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं है, जिसके कारण जब फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। तो प्रीलिम्स में लेस क्वेश्चन है यहां से जो पूछा जाए, है ना। बात करें मेंस की, मेंस में भी क्वेश्चन ना के बराबर यहां से आता है। ठीक है, कुछ इसमें फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट क्या है कि जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आपको अपने दिमाग में केवल रखना है, वो भी क्रम के अनुसार जो जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, माइंड मैप में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट में इसका नोट्स बना लीजिए बस। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या छोड़ रहे हैं, है ना, पढ़ने को लेकर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलता है। प्लस चूंकि एक टॉपिक के रूप में, है ना, एम लक्ष्मीकांत में है और ये हमारे संविधान का भाग है ना, 51A आर्टिकल, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो माइंड मैप सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहां पे। सभी बच्चे रेडी हैं, कॉपी पेन सब कुछ लेके? सबसे पहले लिखोगे कुछ फैक्ट जिसको लिखना जरूरी है ना। आज हम पीडीएफ नहीं लगाए हैं ताकि आप लोगों का हम देखना चाहते हैं कि आप लोग लिखते हैं कि नहीं, और इसे मैं मांगूंगा। सबसे पहले इंट्रो। ठीक है, सबसे पहले इंट्रो लिखना। भारतीय संविधान के, हमारे साथ लिखते चले जाएंगे, भारतीय संविधान के, पता इस चीज से मत भागना। यूपीएससी जो बच्चे करना चाहते हैं, अगर वो लिखने से भागेंगे, लिखने से भागते हैं, तो याद रखिए आपका जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो लिखेगा नहीं वो सीखेगा नहीं, और जो सीखेगा नहीं यूपीएससी उसके लिए है नहीं। तो इस बात का बड़ी ध्यान से आप लोग पालन कीजिएगा, लिखना बहुत जरूरी है। कल जब मेंस का आंसर राइटिंग में मात्र 2 बच्चे थे, है ना, एक स्नेहा और एक रितु, है ना, 2 बच्चे, और अलीशान अहमद तीसरा बच्चा जो अच्छा मार्किंग लाया। ये 2 बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से लिख पाए। एक और बच्चा नंदिनी, है ना, नंदिनी। तो अब देखो यहां इतने सारे बच्चे हैं, 3 बच्चों ने आंसर सही लिखा यूपीएससी के अकॉर्डिंग, जैसा यूपीएससी डिमांड करता है। लेकिन आप ऐसे सोचो, यहां पे रितु, स्नेहा या नंदिनी का नाम लिखा हुआ है, आपका भी नाम आए, ऐसा आपको काम करना है। तो इन बच्चों का नाम इसलिए आया है क्योंकि ये बच्चे लेबोरियस है। लेबोरियस किसको कहा जाता है? जो मेहनती होता है ना, लेबोरियस यानी लेबर कर रहे हैं, यानी अच्छे से मजदूरी कर रहे हैं यूपीएससी के क्षेत्र में, यही कह सकते हैं ना। तो भाई आप कोशिश कीजिए कि जब क्लास चल रही है तो आपका भी नाम जो है यहाँ पे लिखा जाए। ऐसा नहीं है हम नाम लिख देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये एक छोटा छोटा मोटिवेशन आपको जो है ना, जिंदा दिल जो कहते हैं, वो आपको बनाए रखेगा और आप आगे बढ़ते रहिएगा। तो कोशिश कीजिए अच्छे से आंसर लिखने का और अच्छे से समझ के लिखने का। ठीक है, लिखना,
भारतीय संविधान कैसे लिखा जाता है वो देखो। भारतीय संविधान के भाग 4A, भाग 4A में वर्णित अनुच्छेद, पूरा लिखना है अनुच्छेद, छोटा नहीं, कल ही सिखाए थे, अनुच्छेद पूरा लिखना है। 51A नागरिकों, याद रखो यहां नागरिकों लिखा हुआ है, ठीक है, नागरिकों। कल आप लोग लिख रहे थे जैसे अधिकारों, ऐसे लिख रहे थे, अधिकारों, आप लोग लिख रहे थे अधिकारों, ये सही है। और आप लोग क्या लिख रहे थे, अधिकारों, आप लोग ये लिख रहे थे, ये गलत है, ये जो है ये सही है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को सभी बच्चे। और जो बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं लास्ट तक देखेंगे क्लास को, बीच में भागेंगे तो फिर उनको मार पड़ेगी। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, फुल स्टॉप। जहां एक ओर संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ नैतिक व नागरिक दायित्व भी निर्धारित करता है, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। पहले यहां तक लिख लीजिए सभी बच्चे जितने भी हैं, मैं देख रहा हूं कौन कौन है यहाँ पे। इस लाइन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? नंदिनी कुशवाहा, अंजू कल आप कहाँ थी? आपका कॉपी चेक कर रहे थे, आपका मैं लाइव में नाम ले रहा था कि आप वहां नजर ही नहीं आई। तो हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित है अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। जहां एक और संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है 12 से 35 के बीच में, वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ नैतिक व नागरिक दायित्व भी निर्धारित करता है। यानी कि एक तरफ से अगर हम मूल अधिकार दे रहे हैं, है ना, एक तरफ से अगर हम मूल अधिकार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से हम क्या करेंगे, आपको कुछ दायित्व का निर्वहन करने के लिए कहेंगे। किसी का छूटेगा तो बताना, ये डिलीट नहीं हो रहा है, यहीं पे है, ठीक है। अब लिखना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी एक एक करके हम लोग सब लिखेंगे इसे। लिखना, मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य, मौलिक कर्तव्यों लिखो, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य, अधिकार केंद्रित लोकतंत्र
को कर्तव्य आधारित लोकतंत्र में परिवर्तित करना है। अगर तुम लोगों से कोई पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, तो सीधा कहना कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में अधिकार को प्रमोट किया जाता है, यानी अधिकार जो है वो केंद्र में रहता है लोगों के मन में। तो इसीलिए हमारे देश में कुछ कर्तव्य केंद्र में रहे, इसलिए ये जरूरी है। समझ में आया भाई? तुम्हें अधिकार दिया जा रहा है तो अधिकार केंद्रित हुआ, कुछ आपको कर्तव्य भी दिए जा रहे हैं तो कर्तव्य केंद्रित हुआ। तो ये उद्देश्य है मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, कि ऐसा ना हो केवल अधिकारों की मांग करें और पता चला देश से कोई प्रेम ही नहीं है, अपने मुल्क से कोई प्रेम ही नहीं है। ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य का जो उद्देश्य है अधिकार केंद्रित लोकतंत्र को कर्तव्य आधारित लोकतंत्र में परिवर्तित करना। ठीक है, अब लिखिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आप लोगों को लिखना है, जानना है, ताकि पता चल सके। ऐतिहासिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? देखो, यह संविधान में वर्णित नहीं था, इसे एक संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप सभी जितने बच्चे हैं लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन, ये पूछता है, याद रखिएगा। 42वां संविधान, पूरा लिखोगे, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, ब्रैकेट में यहीं पे लिख लो, ब्रैकेट में यह अवधारणा सोवियत संघ के प्रेरित है। जैसे एक तो ये हो गया कि भाई ये संविधान में आया कहां से, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। ठीक है, इसे जोड़ा गया किससे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये पीटी का फैक्ट है ना, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि नहीं? पूछेगा कि भाई 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनीवन? साथ साथ में लिखते चलो, ज्यादा अच्छा। फिर लिखना इसी में, नेक्स्ट पेज करें या इसी को ऊपर कर दें? लिखना प्रारंभ में 10 मौलिक
कर्तव्य थे। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। एक और मौलिक कर्तव्य लिखना, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया, अर्थात वर्तमान में कुल 11 मौलिक, बहुत जगह मूल लिखा रहता है, मूल और मौलिक एक ही हुआ, मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एक संविधान संशोधन 42 और एक दूसरा 86। तो याद रखना 42वां और 86वां, ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़ा हुआ है मौलिक अधिकार से। किससे जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकार से। ठीक है, क्लियर। अब आगे, अब हम लोग एक एक करके 51A के अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार हैं 11 के 11 मौलिक अधिकार को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलें आगे। किसी को कोई समस्या हो तो हमें बताना, इतना सिंपल लैंग्वेज में ये सब है, बहुत टफ भी नहीं है। एनी प्रॉब्लम सभी बच्चे? सुरैया, नेहा, कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग चल रहे हैं आगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि एक एक करके फैक्ट हम लोगों को छान के इससे निकालना है। अब देखो जो 11 कर्तव्य है उसको एक एक करके फटाफट से लिखते चल जाना। सबसे पहला है ना, संविधान में जो लिखा गया है वो बहुत टफ लिखा गया है, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। सबसे पहला, संविधान, संविधान कॉमा उनके आदर्श, उनके आदर्शों और संस्थानों या संस्थाओं का सम्मान करना। क्लियर, ये सबसे पहला है। क्या, संविधान, और संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं, है ना, जो आइडियल्स दिए गए हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका सम्मान करना। ठीक है, अब इसी में लिखना, नागरिकों, याद रखना, क्रम में ही याद रखना होगा तुम्हें, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान कॉमा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। अब देखो यहां पे क्या होगा, जैसे देखो मान लो सिनेमा हॉल में आप गए सिनेमा देखने, तो देखते होंगे शुरुआत में सारे ऑडियंस खड़े हो जाते हैं,
है ना, और जन गण मन अधिनायक जय हे बजना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि भाई अब उसमें से मान लो कोई कुछ लोग नहीं उठे, तो वो क्या किए, राष्ट्रगान जब चल रहा था, है ना, राष्ट्रगान जब चल रहा था तो वो क्या किए, उसको वैल्यू नहीं दिए, है ना। तो वैल्यू नहीं दिए यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका वो पालन नहीं किए। तो पालन नहीं किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर केस हो जाएगा या उनको जो है वो जेल चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये छोड़ा गया है लोगों के ऊपर कि तुम्हें अपने देश के प्रति कितना सम्मान है, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रगान बज रहा था, नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, नहीं सम्मान दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर कोई मिसयूज करता है, ठीक है, अगर कोई मिसयूज करता है राष्ट्रगान का, अपमान करता है, तो उस पर राष्ट्रद्रोह का केस चला जाएगा, यानी कि वो जो है एंटी नेशनल एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राष्ट्रगान का, संविधान के प्रति, राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। अब देखो राष्ट्र ध्वज पे बताते हैं। कई बार आप देखते हैं किसी भी पड़ोसी देश से, है ना, अगर थुक्कम फजीहत हो रही है या कोई भी वाद विवाद हो रहा है, तो क्या करते हैं लोग, झंडा को, है ना, रोड में बिछाना शुरू कर देंगे, चाहे कोई भी देश का झंडा हो, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, भारत का हो, बांग्लादेश का हो, चीन का हो, कहीं का भी हो, यूएसए का हो। अब झंडवा को क्या मतलब है भाई, समझ रहे हैं बात को, उसका लोग पैर में उसको जो है सो कि मसलने लगते हैं। अब वो झंडा निर्जीव चीज, उसको क्या लेने देना है। यहां तो बात है, ये क्या है, एक प्रतीक है, ये क्या है, एक प्रतीक है, सिंबल है ना, ये क्या है, एक सिंबल है कि भाई ये भारत का झंडा, ये अमेरिका का झंडा, बचपन से पढ़ाया गया है, ये बांग्लादेश का, ये जो है पाकिस्तान का। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको सम्मानित नहीं करते। मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, आप लोग अक्सर देखते होंगे हमारे समाज में भेदभाव है ना, आज भी। और ये भेदभाव चाहे धर्म को लेके हो, चाहे जात को लेके हो, चाहे पैसे को लेके हो, चाहे लिंग को लेके हो, है कि नहीं, चाहे भाषा को लेके हो, चाहे जन्म स्थान को लेके हो, ये सब आप लोगों को जानना चाहिए। भेदभाव किसी भी लेवल पे हो सकता है। जैसे भेदभाव हो सकता है कि नहीं, वो लड़की है वो लड़का है, इस मैटर पे भी हो सकता है। वो हिंदू है वो मुसलमान है, वो सिख है ईसाई है, इस मैटर पे भी हो सकता है ना। वो अमीर है वो गरीब है, इस मैटर पे भी हो सकता है। अरे वो ऊंची जाति का ये नीची जाति का, इस मैटर पे भी हो सकता है ना। तो अरे इसने ये दिल्ली में जन्मा है, अरे ये तो एमपी के लोग हैं, अरे ये बिहारी है, ये झारखंडी, ये होता है, बंगाली है, पंजाबी है। भाषा के आधार पे हो सकता है, अरे ये मगही बोलता है या नागपुरी बोलता है, ठीक है, या मराठी बोलता है। देखते हैं, आप देखे होंगे एक स्विगी, है ना, स्विगी जो कंपनी है, उसमें एक डिलीवरी करने जा रहा है महाराष्ट्र में, तो उसको लोग बोल रहे हैं कि मराठी बोलो तब तुमसे हम लेंगे। तो बोले भैया हमको मराठी आता ही नहीं है, तो बोले कैसे, है ना। तो नफरत जो है, भेदभाव जो है, किसी भी लेवल का हो सकता है। और ये भेदभाव एक्चुअल में तुम लोगों को, ये जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो भेदभाव है, याद रखिएगा, किसी भी लेवल पे जो भेदभाव है वो इस तरीके का होता है। इस डायग्राम को समझना, ठीक है। देखो यहां पे ये एक वर्ग बना हुआ है, याद रखना, हर वर्ग में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये हाईली एजुकेटेड, हाईली पैसे वाले लोग, है ना, जिनका कोई जात धर्म कुछ मतलब नहीं है, ये हाईली एलिट लोग हैं, यानी सबसे ग्रुप ए लेवल का लोग, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि फाइनली वो इस स्टेज पे पहुंच गया है। जैसे इसके उदाहरण रख सकते हो अंबानी, है ना, सिंपल, है ना। जैसे इसके इस वाले फेज में रख सकते हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी का नाम सुने हैं आप लोग, अजीम प्रेम जी, है ना, बड़े बड़े लोग, मोदी जी, ये सब। अब
ये फेज कभी भी लड़ाई झगड़ा में शामिल नहीं होगा, कभी भी। कभी आप नहीं सुनेंगे कि किसी ने अमिताभ बच्चन को एक झाप मार दी, है ना। कभी नहीं सुनेंगे कि आमिर खान जो है वो कोई आया और एक झाप उनको मार दिया, ऐसा नहीं होता। ये इस फेज वाले लोग हैं। दूसरा फेज किसका है? दूसरा फेज उनका है जो नौकरी पेशा में चले गए हैं, ग्रुप ए लेवल का जॉब कर रहे हैं, शासन प्रशासन में है, आईएएस आईपीएस है ना। दूसरा फेज ये है। इस फेज में कौन है भाई? तो इस फेज में है जैसे किरण बेदी, जैसे केजरीवाल, बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे, है ना। जो अंबानी अडानी के शादी में जा रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, वैसे लोग, सलमान खान, बड़े बड़े लोग इसमें आ रहे हैं। इनको भी कोई मतलब नहीं है जन्म स्थान से, लिंग से, जाति से, धर्म से, कोई लेना देना वैसा नहीं है। इनको आप कभी नहीं सुनेंगे कि ये इनके साथ कुछ गलत हुआ, है ना। शासन प्रशासन के लोग, बड़े बड़े सचिव, नेता, जितने बड़े बड़े हैं सब आ जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद ये वाला जो जोन है, ये वाला जो, इसमें आते हैं मिडिल क्लास, है ना, आप और हम। अब इसमें आप और हम आ रहे हैं तो मान लो इसमें भी बहुत तरीके का कैटेगरी हो सकता है। मान लीजिए कि किसी के पास 5 कार है कि नहीं, किसी के पास एक ही कार है, वो अलग चीज है। किसी के पास बड़े बड़े महल है, वो अलग चीज है। लेकिन मिडिल क्लास इस वाले रेंज में आता है ना। मिडिल क्लास इस वाले रेंज में आता है। मिडिल क्लास के साथ क्या दिक्कत है कि वो एलिट क्लास बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है। एलिट क्लास बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। वास्तविक जो नफरत का शिकार होते हैं वो इस वर्ग का लोग होता है, ठीक है। इस वर्ग में जो लोग हैं, ये जो उंगली नुमा संरचना आपको दिख रहा है, ये जो वर्ग है ये हमेशा संघर्ष में रहेगा। और ये वर्ग कौन है? ये वर्ग वो है जो अपना जीवन फुटपाथ पे बिता रहे हैं। आप समझिएगा, कोई भी वर्ग हो सकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, जो फुटपाथ पे, जिनको 2 वक्त का रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, यानी कि ये गरीब जनता। सिंपल एक लाइन में समझ लें, इसके उदाहरण में आ जाएंगे, गरीब जनता, है ना। ये सबसे ज्यादा हर नफरत का शिकार होते हैं, हर नफरत का, चाहे धर्म के मामले में, चाहे राजनीति के मामले में, चाहे अमीरी गरीबी को लेकर, चाहे जन्म स्थान को लेकर, चाहे भाषा को लेकर। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले मार ये खाते हैं। समझ रहे बात को? तो ये इतना मेरा बताने के पीछे क्या उद्देश्य है? मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूं कि आपको जो ये डायग्राम मैंने बनाया, आपको क्या करना है, इस डायग्राम में ये जो संक्रमण क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला जो संक्रमण क्षेत्र है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है, इस वाले एरिया से, हो सकता है कि आप यहां हो सकता है यहां हो, यहां हो, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप जहां भी हैं उस एरिया से कोशिश कीजिए कि आप इस जगह पे शिफ्ट कीजिए। यानी धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, और जहां आज खड़े हैं, आज से 10 साल के बाद आपको थोड़ा और एलिट बनते चले जाना है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, आपका रहन सहन, खान पान, बोलचाल, सोचने के तरीके, हर चीज में बदलाव आते जाएगा, ठीक है। तो पूरे भारत की या पूरे विश्व का जो स्थिति है, वो इस वाले क्षेत्र में जितने लोग हैं वो शिकार हैं केवल। यानी कि एक जाल फेंका जाता है, उसमें ये सबसे पहले फंस जाते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात को? कहने का मतलब, अभी देखो, जैसे यूएसए जो है वो वेनेजुएला, न्यूज पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, ट्रंप क्या किए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्या किए हैं, अरेस्ट कर दिए। अब सोचिए ध्यान से जरा इस चीज को कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक फ्री कंट्री, यानी कि जो फ्रीडम, जो स्वतंत्र देश है, वो, उसके राष्ट्रपति को कोई दूसरा देश का राष्ट्रपति अरेस्ट करवा लिया है। अब ये कहना इसका क्या है? ठीक है।
ठीक है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट किया गया, अभी न्यूयॉर्क ले आया गया है उनको, ठीक है। अब आप सोचिए कि हमारा पूरा विश्व किस दिशा में मुड़ रहा है, पूरा वर्ल्ड किस दिशा में जा रहा है। कल को पता चला कि किसी भी देश के साथ ऐसा हो सकता है। अभी नेक्स्ट जो वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ, अब होगा क्यूबा के साथ, क्यूबा के बाद कोलंबिया के साथ, है ना, कोलंबिया के बाद आइसलैंड के साथ, ठीक है, आइसलैंड के साथ। ये सब न्यूज में है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? उनके देश से ही उनको उठवा लिया गया, ठीक है। ये सब चीज पे भी नजर आप लोगों को बनाए रखना। और तुम लोगों को चूंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम लोग धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, भाषा, इन सब से ऊपर उठ के तुम लोग सोचना। क्योंकि हो सकता है कल जब आईएएस बन जाओगे, कल जब आईपीएस बन जाओगे, ठीक है, तो उस समय अगर तुम धर्म देखोगे तो पता चला कि तुम ही सस्पेंड हो गए, है ना। उस समय जात देखोगे तुम ही सस्पेंड हो जाओगे। तुम्हें पूरा जिला दिया जाएगा संभालने के लिए, और उस जिला को जब आप संभालेंगे, ठीक है, तो उस जिले में बहुत सारे लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारे संख्या है। मान लो उस जिले की संख्या 10 लाख है। अब 10 लाख जनसंख्या का डीएम अगर मान लो इस बैच से कोई बन जाता है, कोई आईएएस अधिकारी बन जाता है इसी बैच में, इन्हीं विद्यार्थियों में से कोई, तो ये 10 लाख जनसंख्या का कार्यभार तेरे ऊपर होगा। तो जिस दिन तुम 10 लाख जनसंख्या का कार्यभार को अच्छे से संभाल लोगे, उस दिन हो सकता है तुम्हें और कोई बड़ा जिला मिले, हो सकता है कभी देश की कमान संभालने को मिल जाए। तो इसलिए इंसान कोई भी हो, विचारों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को अपने ऊपर इसी तरह का काम करना है। पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी पास करने के लिए, लेकिन याद रखना यूपीएससी रेस नहीं है, ठीक है, यूपीएससी मैराथन है ना। यूपीएससी मैराथन है, यानी इसमें धीरे 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 दौड़ते दौड़ते आपको एक टारगेट कंप्लीट करना है, एक टारगेट कंप्लीट करना है। और रेस में क्या होता है, टारगेट कंप्लीट नहीं किया जाता है, फिनिश लाइन को क्रॉस किया जाता है ना। तो यूपीएससी में कभी आप फिनिशर नहीं बन सकते हैं, फिनिशर कभी नहीं बन सकते हैं। कैसे? मान लो तुमने यूपीएससी पास भी कर लिया, तुम्हारा रैंक है 400, मान लो आपका रैंक है 400, तो जिसका रैंक 1 है वो आपसे आगे हुआ ना, तो आप फिनिशर तो नहीं हुए, फिनिशर तो ये हो गया। समझ रहे बात को? तो आप कभी फिनिशर नहीं हो सकते हैं। हाँ, आपको एक टारगेट कंप्लीट करना है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट लिखोगे मौलिक कर्तव्य, जो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान जो तुम लोगों को बता रहे थे, उसी चीज पे मैंने इतना लंबा तुम लोगों को समझाया। अब याद रहेगा शायद तुम लोगों को ये चीज। दूसरा लिखो, दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। लिखना, स्वतंत्र आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन के मूल्यों जैसे त्याग, अहिंसा और देशभक्ति को बनाए रखना, बनाए रखना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, संप्रभुता, एकता और
अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, इसी में लिखना राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से दूर रहना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। ठीक है, 3 लिख लिए यहां पे। आगे चले, कंप्लीट। चौथा देश की रक्षा करना। हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, वैसे संविधान में बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि देश का रक्षा करना है। अगर आप लोगों को कभी बोला जाएगा कि हमारे देश का जो बॉर्डर है उसका रक्षा करना है, तो आप लोग को तैयार रहना होगा। ठीक है, राष्ट्र की सेवा में आप लोगों को आना है तो तैयार रहना होगा। मान लीजिए कहीं भी भीषण जो है बाढ़ आ गई, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी चलिए अब राष्ट्रीय सेवा में लगिए, यानी इस क्षेत्र की जो बाढ़ की समस्या है अब सभी जनता मिलकर इसको समाप्त करेगी, तो सारे लोगों को सेवा में लगना पड़ेगा। ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। इस तरीके से आप लोगों को मैं बताऊं, कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये 11 में मैंने 4 आप लोगों को बताया है। अब हम इसको ब्रीफिंग कर रहे हैं, आप लोगों को हम पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ हम आज बनाए थे, ठीक है, लेकिन वो हम ग्रुप में सेंड करेंगे। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया इसलिए कि मैं चाह रहा था आप लोगों को लिखवाऊं। लिखने की आदत जो है वो कंटिन्यू क्लास में बनी रहनी चाहिए। कुल 11 आपका मौलिक कर्तव्य है। चौथा, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। फिर आता है अगला 5वां, सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देना। सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देना। सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई समाज में समरसता बनी रहे, द्वेष ना फैले, इसके लिए भी एक मौलिक कर्तव्य डाल दिया गया। मौलिक कर्तव्य जो डाला गया है, ठीक है, वो समावेशी है। याद रखना, क्या है? समावेशी है। यही कल क्वेश्चन हम पूछे थे मूल अधिकार के संदर्भ में, और अब यही क्वेश्चन हम पूछेंगे। अगर मान लीजिए हमको पूछना रहा अगले संडे को, तो हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, छठा है हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। सामाजिक समरसता मतलब समझ गए ना, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बस ऐसे ही समझ लो। फिर छठा है हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। यानी लाल किला, ताजमहल, रानी की वाव, जितना भी आप देख रहे हैं जिससे हमारा संस्कृति जुड़ा हुआ है, उन सब का रक्षा करना। समझ रहे हैं इस चीज को? ये भी नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को पीडीएफ तो हम देंगे ही। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। यानी देश में जितना भी जंगल है, जितना भी पर्यावरण के चीज हैं इंपॉर्टेंट, जो प्राकृतिक हॉटस्पॉट है ना,
होप स्पोर्ट है, इन सब का रक्षा करना और उसको आगे बढ़ाना, इसीलिए पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाता है, इसीलिए पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, 8वां लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, मानवतावाद, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना, यानी हम अंतरिक्ष में जाएं, चंद्रमा में जाएं, मंगल पे जाएं, है ना, उसी को बोलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। मानवतावाद यानी कि इंसानियत बनी रहे, इन सब पे सुधार की जो है भावना विकसित करना। तो भाई ये सब कैसे होगा, जब हम साइंटिफिकली बहुत डेवलप करेंगे। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब क्या होता है बताओ तो जरा, देखना चाहते हैं हम। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब क्या है, जरा एक एक उदाहरण दीजिएगा आप सभी बच्चे। अंशिता, स्नेहा, नेहा, सुरैया, ज्योति, हेमा, हर्षिता, नंदिनी, नंदी कुशवाहा, रिशाल, अंजू, जितने बच्चे हैं, सार्वजनिक संपत्ति मतलब क्या होता है? चलो सड़क आ गया आंसर, बहुत बढ़िया सर। ऐसे टेम्पल, हॉस्पिटल, टेम्पल, टेम्पल सार्वजनिक संपत्ति नहीं होता। मंदिर मस्जिद सार्वजनिक संपत्ति नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी नहीं, स्कूल भी नहीं, स्कूल भी नहीं। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल लिखेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखेंगे तब हम मान भी सकते हैं, केवल हॉस्पिटल स्कूल लिख देंगे तो नहीं चलेगा। ज्योति कुमारी, ट्रेन, बहुत बढ़िया। रेलवे, जो सभी का हो। सरकारी जमीन, बहुत बढ़िया। बुनियादी ढांचा, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर है। ठीक है, तो यही है सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति, बहुत बढ़िया। जैसे पेट्रोल पंप, तो वो सार्वजनिक संपत्ति होता है। सार्वजनिक संपत्ति कैसे, इंडियन ऑयल है, तो ऐसा नहीं वहां लूट मचाने लगना है, नहीं। रेलवे सभी का है। दसवां लिखिए, 10वां, आप लोग याद कर लीजिएगा, हम पूछेंगे सबसे एक एक करके पूछेंगे और बिना देख के बताइएगा आपको, और जिस तरह लिखवाएं उसी तरीके से आप लोगों को बोलना है। व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता का की दिशा में प्रयास करना। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। जैसे अभी अरावली को लेके चल रहा है ना, अरावली बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये उदाहरण हो गया। और 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। माता पिता या अभिभावक, अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बेसिक शिक्षा जो होता है ना, बच्चों को शिक्षा दिलाना या दिलवाना, ठीक है। ये कुल 11 कर्तव्य है, आपको बता रहे हैं, जो जैसे लिखा हुआ वैसे ही याद रखना है। 1 से लेके 11 तक
जो पहले फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा 11 याद होना चाहिए। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिए। ठीक है, रेलवे बोल दिए, हो गया। प्लेटफॉर्म ना भी बोलेंगे तो चलेगा। ठीक है, फिर इसका कुछ महत्व है ना, कुछ आलोचना है। आलोचना में इसका यही आलोचना है, ठीक है, कि भाई इसमें बड़ा टफ लैंग्वेज यूज किया गया। मूल कर्तव्य का आलोचना भी है। आलोचना क्या है? टफ लैंग्वेज यूज किया गया है ना, कठिन भाषा का प्रयोग। फिर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है। है ना, अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी है। ठीक है, एक और इसमें चीज है कि प्रत्येक कर्तव्य विरोधाभास को जन्म देता है। जन्म देता है, प्रत्येक कर्तव्य विरोधाभास को जन्म देता है। ये तमाम चीजें जो आप लोग देखें आज, ठीक है, इससे रिलेटेड हम आप लोगों को पीडीएफ दे देते हैं ग्रुप में। जो इसका छूट गया होगा लिख लेना, ठीक है। और कल या परसों जितना पढ़ाया पॉलिटी में रिवाइज कर लेना। कल या तो परसों मैं ग्रुप कॉल करूंगा व्हाट्सएप पे, और मैं सबको वहां पे चाहता हूं, मैं टाइम बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।